नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं उस मुल्क की जहां से सिर्फ और सिर्फ आतंक परस्ती की तस्वीर नजर आती है, जहां पर सिर्फ साजिशों के पुलिंदे नजर आते हैं। पाकिस्तान खास बाशिंदों के विशेष दर्द की, भारत के लोगों को सुकून पहुंचाने वाला है। जी हां, आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान के आतंकियों की दास्तान। दरअसल जिस तरह से खुद आतंकियों की जुबानी जो कबूलनामा आया, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। पहले सुनाते हैं आपको। वो तौहीद का लंबरदार था। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं, पूजा करने वाले नहीं हैं। तो सुना आपने, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादी किस तरह से अब तड़प रखे हैं, चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, और आतंकवादी का ही ये दर्द है। आपको पूरा मामला मैं बताती हूँ। बीते करीब 4 सालों में पाकिस्तान में करीब 30 आतंकवादियों की मौत हुई, और यही दर्द लश्कर-ए-तोयबा के कमांडर रिजवान हनीफ की जुबान पर आ गया। उसने बखूबी बताया कि पाकिस्तान में बीते 3 से 4 सालों के अंदर उसके ग्रुप के करीब 30 सदस्यों की हत्या की गई है, और ये हत्याएं हुई हैं पीओके, रावलपिंडी, कराची और दूसरी अन्य जगहों पर। और रिजवान ने इन हत्याओं के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ होने का आरोप लगाया। लेकिन बड़ा सवाल जानते हैं क्या है? बड़ा सवाल ये कि जब पाकिस्तान की सेना और आईएसआई इन आतंकवादियों की संरक्षक है, तो आखिर कौन है वो धुरंधर जो इन्हें जहन्नुम में पहुंचा रहा है? आपको पाकिस्तान में आतंकवादियों और सरकार के बीच के गठजोड़ का एक अहम सबूत मैं दिखाती हूँ, जिसे हमेशा पाकिस्तान की सेना या सरकार सीधे सीधे सिरे से नकार देती है, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं। अब खबर है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे विवाद को शांत करने के लिए मध्यस्थता का जिम्मा जैश-ए-मोहम्मद को सौंपा। आतंकी संगठन, तस्वीरें भी सामने आई, जेएसी से मिलने के लिए पीओके से रावलकोट में जो डेलीगेशन पहुंचा, जानते हैं उसमें कौन था? उसमें था जैश-ए-मोहम्मद का डेजिग्नेटेड आतंकी मसूद इलियास। मसूद इलियास कश्मीरी जिसका नाम है, इलियास कश्मीरी एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल है। इससे पहले भी पाकिस्तान में सरकार, सेना, हुक्मरान और आतंकियों के बीच में जो गठजोड़ है उसकी तस्वीरें सामने आती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आतंकियों की जन्नत पाकिस्तान में घुसकर कौन धुरंधर उन्हें 72 हूरों से मिलवा रहा है? भाई कुछ तो है। अभी हाल ही में फिल्म आई धुरंधर, और उसको तो एक पिक्चर के तौर पर देख रहे थे, लेकिन उस असली पिक्चर को पिछले कुछ वक्त से कोई तो है जो पाकिस्तान में अमली जामा पहना रहा है, और वो वहीं के बीच का ही कोई व्यक्ति है। अब बड़े सवाल, क्या पाकिस्तानी सेना और पुलिस ही आतंकियों की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रही है? क्या पाकिस्तान सरकार ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आतंकवादियों से पीछा छुड़ाने का प्रयास कर रही है? दुनिया भर में दहशत फैलाने वाले पाकिस्तान के दहशतगर्द कहीं आपसी कंपटीशन में तो नहीं मारे जा रहे? ये वो तमाम बड़े सवाल हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह कनेक्ट हो रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक कर्नल एसके मालिक जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। मेरे साथ में पाकिस्तान से डॉक्टर सज्जाद बुखारी कनेक्ट हो रहे हैं, और तमाम खास मेहमान और भी कनेक्ट होंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सज्जाद बुखारी, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। जिस तरह से ये एक आतंकी का कबूलनामा, उसका दर्द, उसकी पीड़ा जो सामने आई, उसको लेकर क्या कहेंगे? और ये जो तस्वीरें सामने आई, इस पर मैं चर्चा करूं, लेकिन ये जरा बताइएगा, लश्कर-ए-तोयबा के तमाम डेजिग्नेटेड आतंकियों को चुन चुन कर मारने जाने की ना सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, बल्कि एक वीडियो और कबूलनामा भी है। नैना, आदाब से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने अपने इंट्रो के अंदर जो है आतंकवादियों के हवाले से जो है वो एक तफरीक जो है अपने खुद ही पैदा कर दी है। आपने कभी उन 2 बच्चों को देखा है जो आपस में लड़ रहे होते हैं? यानी पहले एक बच्चा जो है वो एक बच्चे से चॉकलेट छीन लेता है,
और जवाब में दूसरा बच्चा जो है उसको एक थप्पड़ रसीद कर देता है, तो फिर वो रोने लग जाता है जिसने चॉकलेट छीनी होती है कि इसने मुझे मारा है। तो कहने का मकसद ये है कि जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं या जिस वाकये का आप जिक्र कर रही हैं, मुझे आप ये बताएं कि ये जो हमजा साहब थे जी, ये जो हमजा थे जो कि एक स्टूडेंट था, मुजफ्फराबाद में उसको शहीद कर दिया, तो वो भी आतंकवादी था। मुझे इम्तियाज आलम जो था वो भी आतंकवादी था। वो जो 2016 में खैबर पख्तूनख्वा में एक सियासी जमात के रहनुमा जो कि सिख बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, उनको कत्ल कर दिया गया। उसकी गवाहियां आई कि उसमें हिंदुस्तान मुलविस है। 20 से ज्यादा अफराद जो पाकिस्तान में कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उनको आपने कत्ल करवा दिया। मुजफ्फराबाद में हुआ, रावलपिंडी में वाकयात हुए, तो क्या वो सारे लश्कर के बंदे थे जिनको आपने मरवा दिया? अभी आप उनको लश्कर तैयबा के लोग कह रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि जब टीटीपी या बीएलए जो है वो लोगों को वहां पे मारती है, तो आप कहते हैं वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये जो लश्कर तैयबा या जिनके आप नाम ले रही हैं, ये अगर कश्मीर में अपनी माओ बहनों बच्चियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर रहे हैं बकौल कश्मीरियों के कि ये हमारे लिए लेजिटिमेट है, तो आप उनको दहशतगर्द करार, ये मुनाफिकत है। सज्जाद मुझे एक बात बताओ, आप कभी बीएलए या पीओके में जो तमाम लोग एक्टिव हैं अपने प्रदर्शन के लिए, जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, उनमें से ऐसे कौन से संगठन हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से जिन्हें आतंकवादी संगठन या आतंकवादी घोषित किया गया हो? बीएलए है क्या? जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है ना, हाँ। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो माजी में जिस तरीके से मुतालबात थे और जिन मुतालबात पर हमने जमहूरी पार्लिमानी मुअज़्ज़ब अंदाज से जिनको कबूल किया, सरे खम तस्लीम किया, अपना पेट काट के, वहां तक तो बात ठीक थी। तो लेकिन जब जेएसी आप जिसकी बात कर रहे हैं, ज्वाइंट अवामी लीग जो है आपकी, ये जो पार्टी है, ये क्या डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? किसी देश की किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उसे आतंकवादी घोषित किया है क्या? मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूं ना, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दें। तो जब उन्होंने उस बॉर्डर को क्रॉस किया, उस रेड लाइन को क्रॉस किया, जहां उनका जो मुद्दा था उसमें आप लोगों के साथ कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही थी, खास तौर पर जिसमें उन्होंने उस वक्त के सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम के हवाले से जब मौकिफ अपना चेंज किया और उन्होंने ये कहा, सुनिए, अगर ऐसी सिमिलैरिटी तो मानिए अमेरिका और हिंदुस्तान की भी नजर आती है। आपकी नजर में तो हिंदुस्तान आपका दुश्मन देश है, सिमिलैरिटी हिंदुस्तान भी आगे बढ़ने का सोचता है, अमेरिका भी आगे बढ़ने का सोचता है। आपके साथ में इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके लिए तो सभी आतंकवादी हो जाएंगे। अरे कुछ तो लॉजिक पेश करने की कोशिश करें, अरे कुछ तो बताने की कोशिश करें ना। यासीन मलिक और आसिया अंद्राबी और मीरवाइज उमर फारूक भी तो, मलिक पर क्या आरोप है आप जानते हो क्या? मैं जानती थी कि आपका दर्द यासीन मलिक के तौर पर जरूर सामने आएगा। आपको आतंकी हाफिज सईद आपको प्यारा नजर आने लग जाता है, आपको वो तमाम लोग नजर नहीं आते बलूचिस्तान पीओके में जो लोग सड़कों पर उतरते हैं और आप उन्हें दहशतगर्द कहकर गोलियों से उड़ा देते हैं। एसके मलिक साहब, अभी भी सज्जाद को यासीन मलिक से बड़ा प्रेम नजर आता है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है या नहीं है? बीएलए आतंकी संगठन किसने घोषित किया बताइएगा जरा। जेएसी को किसी ने आतंकी संगठन आजकल घोषित किया है कि आज तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से? नैना जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए नैना जी, पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, तो वो फूटना शुरू कर देता है। उसकी एक लिमिट होती है। इन लोगों का क्या कहना है कि पूरी दुनिया में पाप करना है और उसके बाद ब्लेम करना है भारत को, रॉक और समथिंग लाइक दैट। इनको अपने अंदर कभी नहीं झांकना होता है। अब ये यासीन जो कौन बैठा वो तिहाड़ के अंदर उसका नाम ले रहे थे, एक्चुअली उसका नाम हम अपनी जबान से लेते वो भी एक अपवित्र हो जाता है। इसने एक सरला तो थी ना, आपने सुना होगा, कश्मीर की लड़की, उसका क्या हाल किया इन्होंने। ये जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, जब इनकी महिलाओं को बीच में से किसी को चीरा जाएगा, उस दिन इनको सीरियसनेस नजर आएगी। महिलाओं को चीरा गया है बॉडी के बीच से। अरे रुक जाओ डॉक्टर साहब, रुक जाइए डॉक्टर साहब, बात कर लिया आपने। बात करने दीजिए। आपने बोला हम चुप रहे, सुन लिया आपका विचार, अब हमारा भी विचार सुन लीजिए। देखिए सरला भट्ट के केस में नया आया है वो, देखिए वो तो अंदर गया और उसकी तो 7 पुश्ते भी बाहर नहीं आ पाएगी अनलेस ये कोई भारत ही अगर एक देखा जाए उसमें इस ऐसी चीज पाता है कि सच में नहीं। लेकिन वो लाइफ लॉन्ग कन्विक्टेड है, वो अंदर रहेगा। उसने एयरफोर्स ऑफिसर को 25 गोलियां मारी है और ये उसने कबूल खुद कर लिया है। दूसरी बात यह है कि चलो हम बड़े इस पर आ जाते, इंडिविजुअल पे ना आते। देखिए
आतंकवादियों का मारा जाना कबूलनामा, वो जानते हैं इस बात को कि उनको मार रहा है अननोन गवर्नमेंट, जो भी ये धुरंधर है। अरे सुन लो यार, सुन लो, सुन लो, सुन लो, अरे सुन लो, करके आप कोई भी बयान जो है वो अपनी मर्जी से लिखवा दें। शरीफों की तरह बात करते हैं सज्जाद, तुम्हारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, शरीफों की तरह बात करते हैं, ठीक है, बात करने दीजिए, बात को डिफ्लेक्ट मत कीजिए। नैना मैम देखिए, आईएसआई के बहुत सारे ऐसे गेम हैं, वहां के जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है। कारण है, वैलिड रीजन है उसकी। रीजन ये है कि एफएटीएफ से बाहर निकालना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना है कि जो गंदे लोग हैं, जो लोग उनको बैड नेम फेच कर रहे हैं, जिसके कारण एफएटीएफ के अंदर उनकी एंट्री हो जाती है, यानी कंट्रोल एस होकर सेव हो जाते हैं, उनको एलिमिनेट करना होता है। दूसरी चीज होती है कि ये आतंकवादी बिकने के लिए तैयार रहते हैं, जो पैसा इनको ज्यादा दे देगा उसकी तरफ ये कब चले जाए। आईएसआई को ये बहुत बड़ा डर होता है कि ये कहीं बिक के अपना मुंह ना खोल दे और हमारी एक थूथू ना हो जाए, दोबारा से हम ब्लैक लिस्ट, ब्राउन लिस्ट, ग्रे लिस्ट, सारे लिस्टों में हम दोबारा फिगर आउट ना करने लगे। तीसरी चीज होती है कि आईएसआई के पास उतना पैसा अब नहीं है जो अफगान के टाइम में हुआ करता था, यानी अमेरिका जब वहां पे काम कर रहा था तो फंड का जो क्रंच है, जब ये पैसा मांगते हैं आतंकवादी संगठन, तो इनके जो की एलिमेंट्स है, जो इनके लिए यूज एंड थ्रो हो चुके हैं और एसेट्स नहीं रहे, लायबिलिटी बन चुके हैं, उनको ये एलिमिनेट करती ही करती है। तीसरी चीज ये है कि आपस में इनके गुटों की इतनी आपस में राइवलरी है, ये वन अपमैनशिप है कि मेरा नाम हो जाए, क्योंकि देखिए उनको फंड मिलता है पाकिस्तान सरकार से, बेस्ड उनकी भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने कितना कत्ल गैरात कराया है। अब जब कत्ल गैरात हो नहीं रहे तो पाकिस्तान उनसे आईएसआई उनसे डिलीवरी चाहती है, जब डिलीवरी नहीं मिलती है तो फंड कम हो जाते हैं, जब फंड कम हो जाते हैं तो एक दूसरे पे ये लोग अटैक करते हैं वन अपमैनशिप के चक्कर में। अगली बात आती है नार्को टेररिज्म। आईएसआई का एक एजेंडा है पाकिस्तान सरकार की, तो स्टेट पॉलिसी के अंदर है नार्को टेररिज्म। ये लोग नार्को टेररिज्म के अंदर इतने इन्वॉल्व है, वहां भी पैसे का काम आता है। जब पैसे का रोल आता है तो इन दोनों में फिर एक राइवलरी आती है। सुन लो, मैं की बात कर रहे हैं सर, आप अपनी ऐनक तार की बात करें, वो आपने ऐनक पहनी भी है, वो आप जो है ना मेरे सामने कविता पढ़ रहे हैं, और किलिंग होती है ऊपर से वहां पे जो सुनो मेरी बात, सुनो आपकी सोसाइटी के अंदर इंसान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, वहां पे टारगेट और सुपारी किलिंग होती है एक तरह। ये सब चीजें इनके गैंग्स की आपस की है, ये नाम लेंगे रॉ कर दिया, ये कर दिया। बात है, अब देखिए ना, अच्छा ठीक है, मैं आगे भी बढ़ती हूँ, मैं दोबारा लौटती हूँ, लेकिन अगर आप कविता या चश्मे की अगर बात कर रहे हैं ना सज्जाद, तो एक चश्मा जो आज ही आपको एक आतंकी के माध्यम से दिखाया गया, उसने अपनी उस चश्मे से पूरी पिक्चर क्लियर कर दी। अच्छा हिमांशी सिंह जी, अभी फिल्म आई धुरंधर और पाकिस्तान में उसको लेकर कुछ लोगों ने उसकी दबी जुबान ही बड़ी तारीफ की, और इन पाकिस्तान के ही कई ऐसे बड़े सीनियर मंत्री थे जिन्होंने दावा भी किया कि हाँ उन्होंने देखा, भले चुपके देखा, वो भी मानते हैं, हकीकत से बखूबी वाकिफ है, लेकिन बड़े स्तर पर उसका विरोध करते रहे। क्यों? क्योंकि उसकी हकीकत सामने आ गई। अब उसी अंदाज में कोई धुरंधर है जो चुन कर आतंकियों को मार रहा है, 30 से ज्यादा आतंकी ढेर कर दिए गए, और ये तकलीफ खुद ही लश्कर के एक आतंकी के माध्यम से आ गई। ये क्या दर्शाता है? आखिर कौन है ये? नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नैना जी देखिए, हनीफ जो है वो लश्कर तौयबा से संबंधित एक JKUM का अपना कमांडर है जो रिक्रूटिंग करता था, और इसके घर को आग लगा दी गई थी जनवरी में इस साल। और पिछले साल जब ये गया था अपने गांव कुइया में, लोगों ने इसको मार के वहां से भगा दिया था और जिरगा बुलाने की कोशिश की थी। जिरगा इनका एक तरीके से सेटअप पंचायत की तरह का होता है, जिसमें कि इन्होंने कहा था कि जो बच्चों को आतंकवाद की तरफ ढकेलते हैं वो रिक्रूटमेंट यहाँ से बंद किया जाए। तो ये तो इसका इतिहास है। और एक स्वयंभू आतंकवादी अगर अपनी तरफ से कोई सार्वजनिक बयान दे रहा है तो वो उसका एक बयान है, वो किसी की स्वीकार रोकती नहीं है कि इस तरह से कोई धुरंधर आके वहां पे लोगों को मार रहा है, ना ही किसी सरकार ने इस चीज का कोई फैक्ट दिया है। अब अगर हम फैक्ट पे आते हैं तो फैक्ट की बात यह है कि इनके DG ISP साहब ने कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2.5-3 घंटे की, जिसमें इन्होंने बताया था कि 54% जो आतंकवाद है वो भारत की तरफ से भेजा जा रहा है, और जिसमें उन्होंने 38 जो BLA के द्वारा मारे गए थे उनका भी हवाला दिया था। तो इनके जरा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उनके जो वालिद साहब हैं महमूद साहब, वो ओसामा बिन लादेन से संबंधों के लिए उनको एग्जिट जो है बैन किया गया था। ये DG SPR साहब के फादर के बारे में बात कर रही हूं मैं ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। तो जब इनके यहाँ पर एक खानदानी पैटर्न है
ठीक है, और मैं ये बहुत बहुत फैक्ट के साथ बात कर रही हूँ, एक खानदानी पैटर्न है, उस चीज को ये नकारते हैं। देखिए, एक चीज होती है कि जहां पर आप आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आईएसआई हो या कोई भी और गुट हो, और जब वो उनके किसी लायक नहीं रहते तो उनको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एफएटीएफ की ग्रेड लिस्ट से बचना है, उनको जिस तरीके से इनके ऊपर बैन लगाए जाते हैं, और लगातार देखिए यूएन के द्वारा ये लिस्ट निकाली जाती है। इवन यूएस, जो ये थोड़ी देर पहले अमीर हमजा की बात कर रहे थे, बुखारी साहब, तो उनको भी देखिए अमेरिका ने बैन किया हुआ था, और ग्लोबल टेररिस्ट की जो लिस्ट है उसमें डाला गया था बाय यूएस ट्रेजरी। ना तो जब मैं इस आपको तरह सुन की रहा था, बातें लेकिन होती आपकी है, झूठ देखिए, को मैं नहीं सुन सकता। इन्हीं के लोग हैं। आप उस्तानी जरूर होंगी, किसी रिटायर्ड स्कूल की टीचर आप जरूर होंगी, लेकिन झूठ कम बोला करेंगे, झूठ कम बोला करें। कब कहा है अमेरिका ने, यूएसए ने कहा है हमजा के बारे में? दबा के जो जितने भी लोग हैं वो इनके यहाँ से मिलते हैं। रिचर्ड क्रीड, जिसको कि शू बॉम्बर कहा जाता था, वो पेशावर से मिला है। जो हमजा को किसने कहा है कि वो टेररिस्ट है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।